नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम हमारा चैप्टर जो है वो 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 के अंदर हम एक लेक्चर जो है यानी कि इसका बिगुल जो है वो बजा चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार चैप्टर है। अगर मेरे से कोई पूछे कि सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कौन सा है भारत लोग और अर्थव्यवस्था में, तो मैं कहूँगा कि चैप्टर 3। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। और आज जो ये लेक्चर है ये छोटा सा और स्वीट सा लेक्चर है जिसमें हम भूमि पर जब दबाव बढ़ जाता है यानी लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो किस प्रकार से मैनेज करते हैं हम जनसंख्या को, ये चीज़ जानेंगे। और अगले लेक्चर के साथ ही हम अलग अलग कृषियों को पढ़ने लग जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम भारत, भू उपयोग परिवर्तन और भारत और कृषि, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम भारत में भूमि जो है उसके उपयोग में क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो देखेंगे और भारत और कृषि, भारत में किस प्रकार से कृषि हो रही है, किस प्रकार से नहीं हो रही है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत में भू उपयोग का मतलब है जमीन जो है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, हम भूमि को कैसे उपयोग में लेते हैं। हमने पिछले ही लेक्चर में देखा था कि भूमि को उपयोग में लेने के लिए हमने 8 प्रकारों को पढ़ा था। उसमें हम एक एक चीज को देख रहे थे और समझ रहे थे, बड़े ही करीब से जान रहे थे कि कुछ जमीन तो ऐसी थी जो 5-5 साल तक बंजर रह जाया करती थी और फिर उसको हम काम में ले रहे थे। कुछ भूमि ऐसी थी जो 1 साल बंजर रह जाया करती थी या फिर खाली पड़ा रहता था खेत, फिर हम उस पर कृषि करते थे। यानी भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। जब एक बार कोई कृषि कर दी जाती है तो उसके बाद उस पर जैसे गेहूं, कपास, गन्ना, मूंगफली, यानी कि हमने कोई ऐसी फसल बोई है जो खाद्यान्न है या नकदी है, तो फिर उस पर अगले साल जो है वो फसल नहीं बोई जाती है। उसके स्थान पर दलहन यानी दालों वाली फसल या तिलहन यानी तेल वाली फसलें जो होती है, तिलहन में सारी तेल वाली फसलें आ जाती है जिनसे तेल निकलता है। तिलहन का मतलब कतई ही तिल वाला तिल नहीं होता है, तिलहन का मतलब तेल वाली फसलें होती है। जबकि दलहन में सारी दालें आ जाती है, जैसे कि चना हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया। चना तो भारत में बहुत ज्यादा होता है, सर्वाधिक भारत में चना ही होता है ना। उसके बाद भारत में होता है अरहर, अरहर की दाल, है ना, जिसे हम तुअर भी कहते हैं। जैसे कुछ लोग पिजन पी के नाम से भी जान लेते हैं, तो कुछ लोग उसको लाल चना भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कई दालें वगैरह, दलहन वगैरह तो हम पढ़ेंगे, लेकिन दलहन और तिलहन की फसल करने पर उस भूमि की पुनः उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें फास्फोरस के गुण पुनः आ जाते हैं। क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो किसी भी मिट्टी को बोरॉन देने का काम करता है, नाइट्रोजन का एक अवशेष है। और नाइट्रोजन जो है किसी भी भूमि में अगर है तो उस जमीन पर जो भी फसल होगी उस फसल की जड़ें और पत्तियां जो है, तन्ना जो है वो मजबूत होगा। तो किसी भी फल में या किसी भी सब्जी में जो गुण पाए जाते हैं, वो जो गुण होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? मिट्टी से। यानी मिट्टी में जो गुण है वही उस फसल में गुण होंगे। जैसे कि आज एप्पल हम खाते हैं तो एप्पल में इतनी ताकत कहाँ से आती है? एप्पल कुछ तो ऊष्मा ग्रहण करती है, जिस प्रकार के उसको विटामिन चाहिए होते हैं वो लेती है बाहर से, कुछ जमीन से जो है सोखती है और फिर एक विटामिन युक्त फल तैयार करती है। तो जितने भी विटामिन वाले अच्छी क्वालिटी वाले जो फल फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो भूमि पर निर्भर करते हैं कि वहाँ की जमीन कैसी है। तो भारत में जमीन जो है किस प्रकार से उपयोग में लाई जा रही है, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। तो कोई भी जमीन है चाहे, यानी भू यानी भूमि, तो कोई भी भूमि है उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं हम भारत में? किसी क्षेत्र में भू उपयोग आर्थिक क्रिया पर निर्भर है, यानी जमीन का उपयोग आर्थिक क्रिया पर निर्भर है। ये कैसे निर्भर हुआ? जैसे कि शहर के अंदर कोई जमीन है तो वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने वाले लोगों के लिए काम आएगी। यानी कि शहर में कोई भी जमीन है उस पर खेती नहीं की जाएगी, उसके ऊपर क्या किया जाएगा? या तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएगी क्योंकि जनसंख्या का दबाव जो है बढ़ रहा है, या फिर उसी स्थान पर इमारतें नहीं बनाकर उसको गैर कृषि कार्यों में यानी उद्योग बना दिया जाएगा। अगर कोई जमीन या भूमि गांव में है तो उस भू का उपयोग कैसे लिया जाएगा? उस भूमि का उपयोग लेने के लिए गांव के अंदर जो जमीन है वह खेती की जाएगी, कृषि की जाएगी, तो वो प्राथमिक कार्य किया जाएगा। तो भूमि का उपयोग आर्थिक क्रिया पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अब आप कहेंगे आर्थिक क्रिया क्या है, तो हम बहुत डिटेल से इसको देख चुके कई बार।
प्राथमिक क्रिया होती है जिसमें खेतीबाड़ी होती है, मछली पकड़ना होता है, आखेट यानी शिकार करना होता है, फल फूलों का संग्रहण करना होता है, कई सारी चीजें प्राथमिक व्यवसाय में आती है। आखेट करना आ गया, खनन करना आ गया, मतलब किसी भी चीज को खोदकर प्राप्त करते हैं, खनन कहलाता है। और कोई चीज जमीन के ऊपरी हिस्से पे मिल जाती है उसको उत्खनन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खनन। कोई चीज बहुत गहराई में जाकर मिलती है उसको हम खनन कहते हैं। तो ये चीजें जो है प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित थी। दूसरी आर्थिक क्रिया हमारी आती है द्वितीयक व्यवसाय, जिसके अंदर उद्योग आता है। और तृतीयक व्यवसाय जो हमारा होता है वो भी एक आर्थिक क्रिया है। जितने भी व्यवसाय में बता रहा हूं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, वो सारे के सारे आर्थिक क्रिया है। और तृतीयक जो व्यवसाय था वो संचार, परिवहन, सेवा सेक्टर आदि से संबंधित था। तो ये व्यवसाय जो हमने देखे हैं, बस नाम आ रहा है यहाँ पे आर्थिक व्यवसाय। क्या नाम आ रहा है? आर्थिक व्यवसाय। तो किसी क्षेत्र में भूमि का उपयोग जो है आर्थिक क्रिया के आधार पर होता है। लोग जैसा काम करेंगे वैसे ही भूमि उपयोग में ली जाएगी। शहर के अंदर जाएंगे आप तो देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी जो है, बड़े बड़े कॉलेज जो है, आदि चीजें बनाई हुई रहती है। तो वहां भूमि का उपयोग इमारतों के रूप में हो रहा है, उद्योगों के रूप में हो रहा है, फैक्ट्रियों के रूप में हो रहा है। जबकि गांव में आप देखेंगे तो बड़े बड़े खेत, मतलब कृषि के रूप में हो रहा है। तो ये एक छोटी सी बात है, आप समझ गए। समय के साथ साथ आर्थिक क्रिया में बदलाव आता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है आर्थिक क्रिया बदलती जाती है। जैसे एक गांव है, उसके अंदर आज 500 घर है, आने वाले 10 साल बाद 1000 घर हो गए, फिर 1500 हो गए, और फिर आने वाले जो है 20, 25, 40 साल के बाद अगर वह 1500, 2000 के आसपास घर हो जाते हैं तो वो नगर हो जाएगा। और उसकी जमीन जो है वो ज्यादा किस में काम में ली जा रही है? अब आवास के लिए ज्यादा काम में ली जा रही है। तो इसका मतलब उसका आर्थिक क्रिया बदल गई, अब आवास में काम में ली जा रही है। पहले किस में काम में ली जा रही थी? पहले कृषि के लिए काम में ली जा रही थी। अगर लोग बढ़े तो शहर बन गया, शहर बन गए तो प्लॉट कटने लग गए। अब तो समझ में आ रहा है? भूमि स्थायी संसाधन है। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग भूमि में इन्वेस्ट करते हैं, यानी जमीन में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सब सोचेंगे कैसे सर? प्लॉट लेने में इन्वेस्ट करते हैं, यानी प्लॉट लेके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, मतलब सही जगह लगा दिया। ऐसा लोगों का मानना होता है कि 4-5 प्लॉट लेके पटक दो। ऐसा सुना भी होगा अक्सर आपने फैमिली में कि 2 प्लॉट लेके पटक देते हैं, काम आएंगे। क्योंकि भूमि स्थायी संसाधन है, ये कभी घाटा नहीं देती। क्या नहीं देती है? कभी भी घाटा नहीं देती है। इसलिए कहा गया कि भूमि स्थायी संसाधन है। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जमीन जो होती है उसको ढेर सारे कारक प्रभावित करते हैं। यानी लोगों के, अगर लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं तो भूमि प्रभावित होगी, तो उसकी संरचना पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, उसका आकार प्रभावित हो जाएगा, कृषि का क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा। तो भूमि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उसको हम देखते हैं। प्रभावित कारक, यानी जमीन को प्रभावित करने वाला कारक जो है आकार, संरचना और कृषि क्रिया में अर्थव्यवस्था। ये 3 कारक है। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये 3 कारक जमीन को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। देखो, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए लोग जमीन पर दबाव बना देते हैं आकार के हिसाब से। अर्थव्यवस्था में संरचना, जो भूमि होती है उसकी संरचना पर प्रभाव पड़ता है, और कृषि क्रिया में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अब आप सोचेंगे सर ये क्या बता रहे हो, तो इसको हम डिटेल से समझते हैं। हाँ, इसको अब डिटेल से समझते हैं। इसको पूरी डिटेल के साथ हम समझते हैं कि संरचना किस प्रकार इफेक्ट डालती है, आकार किस प्रकार इफेक्ट डालता है, और कृषि जो होती है वो अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। तो एक एक को हम समझते हैं और लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की। किसकी बात कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था की। पैसा बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है ये हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? किसी भी देश का पैसे का जो लेन देन होता है उसकी अर्थव्यवस्था कहलाती है। हम इसी को देखने वाले हैं। और भूमि पर कौन सी चीजें हैं या कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, तो सबसे पहले तो हम अर्थव्यवस्था का जो आकार है उसको देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? अर्थव्यवस्था के आकार को देखने वाले हैं। आकार को देखने के बाद जस्ट बाद हम जो देखेंगे वो अर्थव्यवस्था की संरचना देखेंगे। क्या देखेंगे? अर्थव्यवस्था की संरचना को समझने वाले हैं। किसको समझने वाले हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना को समझने वाले हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना भी क्या करती है? किसी ना किसी रूप में प्रभाव डालती है। ये देखिए संरचना, हम बहुत डिटेल्स हैं और बहुत अच्छे से इनको समझने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कृषि, यानी कि मूल कृषि आ गई। कृषि की जो क्रिया है वो जमीन पर कैसे इफेक्ट डालती है। यानी कि यहां जो बिंदु हम देख रहे हैं,
जो अभी कुछ ही देर पहले हमने जिनका जिक्र किया था उन्हीं को देख रहे हैं। ये आकार लिया हमने, संरचना लिया और कृषि ली, और ये तीनों ही पॉइंट अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अब देखो, अर्थव्यवस्था में कृषि का आकार बढ़ना, अर्थव्यवस्था में कृषि का आकार कब बढ़ता है या कब बढ़ाने की जरूरत पड़ती है? बढ़ता नहीं है। अर्थव्यवस्था जब देश में पैसे की जरूरत है, खाद्यान्नों की जरूरत है, खाने पीने वाले संसाधनों की जरूरत है, ऐसा क्या हो गया कि देश में अचानक से बहुत ज्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता होने लग गई? इसका मतलब इसके पीछे कारण है जनसंख्या का बढ़ना। यानी कि आकार को हम दो रूपों में देखेंगे कि एक तो हमारे देश में अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने की जरूरत कहां पड़ गई, इसके पीछे कारण क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है उसके आकार को जो लोग प्रभावित कर रहे हैं, इसका कारण के साथ इसका परिणाम क्या निकलेगा, यह भी हम देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले आकार का कारण देखेंगे और फिर परिणाम देखेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज है। मैं कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था, देश के अंदर, अर्थव्यवस्था का मतलब है देश के अंदर पैसा क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, देश के अंदर खाद्यान्न क्यों बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि इसके पीछे एक ही कारण है, जनसंख्या का बढ़ना। इसीलिए हमें पैसों का आकार या खाद्यान्नों का आकार बढ़ाना पड़ता है। तो हमने लिखा जनसंख्या का बढ़ना। क्या लिखा हमने? जनसंख्या का बढ़ना। दूसरा, आज टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी इतनी बढ़ गई, तकनीकी का बढ़ जाना, तो लोग हैं ज्यादा बढ़ रहे हैं। यानी भूमि का जो आकार है वो तो वही रहना है। अगर जनसंख्या वहां बढ़ गई तो भूमि के आकार पर दबाव पड़ा कि नहीं पड़ा? क्योंकि भूमि से क्या निकालना है? खाद्यान्न निकालना है, पैसा निकालना है। अब आप कहेंगे पैसा कैसे निकलेगा? तो नकदी फसलों का व्यापार किया जाता है। भारत से जितनी भी चीजें बाहर जा रही है या फिर भारत में जो आ रही है वो सारी पृथ्वी से जुड़ी हुई तो है। आज हम कहीं से पेट्रोल मंगा रहे हैं, डीजल मंगा रहे हैं, या फिर बाहर हम काजू भेज रहे हैं, बादाम भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, ला रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब बाहर जा रहा है मतलब निर्यात, वहां से आ रहा है मतलब आयात। तो ये जो आयात निर्यात होता है ये पैसा ही तो है और खाद्यान्न है। तो आकार पर प्रभाव, यानी जमीन जो है उसके आकार पर दबाव कब बढ़ जाता है? यानी जमीन जो है उसके आकार पर दबाव जब बढ़ जाता है जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? जनसंख्या। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जो भूमि बंजर है, क्या कह रहे हैं हम, जो भूमि बंजर है उसका भी उपयोग शुरू हो जाएगा। बंजर भूमि का भी उपयोग शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयोग शुरू हो जाएगा। यानी जो भूमि बंजर है उसका भी उपयोग पूरी तरह से क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और जब बंजर भूमि का उपयोग शुरू होगा तो हम देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ने से कारण हम बंजर भूमि पर भी उपयोग शुरू कर देते हैं। इसका मतलब भूमि पर दबाव बढ़ रहा है तो भूमि पर दबाव बढ़ जाएगा। भूमि पर क्या बढ़ जाएगा? भूमि पर दबाव बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा। भूमि पर क्या बढ़ जाएगा? दबाव बढ़ जाएगा। यानी कि मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है जमीन के आकार पर दबाव बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? दूसरा, तकनीकी, यानी कि जैसे हॉस्पिटल बन गए, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, अच्छी अच्छी मशीनें आ गई, व्यक्ति की जो मृत्यु होनी थी वो जिंदा रह गया कि नहीं रह गया? पहले डिलीवरी में हमने देखा कि जब प्रसूव होता था तो कई महिलाएं और बच्चे दोनों की जान हो जाया करती थी, जान चली जाया करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? तकनीकी के माध्यम से जो है तकनीकी बढ़ा तो ये लोग बचे। तो अब भूमि के आकार पर अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो आकार जो है जमीन का, उसके ऊपर जनसंख्या का दबाव अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जनसंख्या बढ़ी है। यही कारण है इसके पीछे। क्या कारण है? जनसंख्या का बढ़ना। दूसरा, परिणाम क्या निकला? जो बंजर भूमि पड़ी थी जिसको काम में ही नहीं ले रहे थे, अब भाग के उसको उपजाऊ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां दबाव बढ़ रहा है। किसका? जनसंख्या का। तो परिणाम क्या निकला? बंजर भूमि को उपयोग योग्य बना रहे हैं और भूमि पर दबाव बढ़ जाएगा। भूमि जो है उस पर पूरी तरह से दबाव जो है वो बढ़ने लग जाएगा। ये चीजें तो हुई आकार की, ये चीजें किसकी हुई? आकार की। लेकिन संरचना को हम जब भी देखेंगे वो कुछ अलग बात करेगी। क्या करेगी? अलग बात करेगी। और अलग बात कैसे करेगी संरचना जब अलग बात करेगी तो वो ये कहेगी कि जमीन जो है उस पर दबाव तो जब पड़ा जब जनसंख्या बढ़ी, परिणाम ये हुआ
कि आकार जो जमीन का है उसमें बंजर भूमि को भी काम में लेने लग गए। ठीक है। दूसरा, संरचना में यह देखेंगे कि जो भूमि कृषि के लिए काम में ली जा रही थी कल तक, किसके लिए जा रही थी? कृषि के लिए। अब जैसे ही जनसंख्या बढ़ी है उस भूमि का उपयोग कृषि के बजाय इमारतें बनाने में प्रयोग होने लग गया। संरचना में भूमि जो है, संरचना में जो भूमि है उसका उपयोग किस में शुरू हो गया? भूमि का उपयोग इमारतों में शुरू हो गया। किसमें? इमारतों में बदल गया। इसका मतलब अब कृषि नहीं होगी यहां पे, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि ये खेत है, ठीक है, और यहां ये माता पिता है और इनके 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 4। ठीक है, यहां तक 4 हिस्से हो गए इसके, लेकिन इन 4 के 4 हुए। 4 के कितने कितने हुए? इन चारों के ही 4 पुत्र हुए। अब आप सोचिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। इनके चारों के ही 4 पुत्र हुए, तो 4 करके 16 हो गए। अब इसके हिस्से ही हिस्से हो जाएंगे, जमीन के टुकड़े ही टुकड़े हो जाएंगे। अब इस जमीन के अगर टुकड़े इतने सारे हो गए तो भूमि के आकार में कारण क्या हुआ? यहाँ पे आकार में तो जनसंख्या बढ़ी। दूसरा परिणाम ये हुआ कि बंजर भूमि जो साइड में इधर ऐसे ही पड़ी थी उसको भी काम में लेना शुरू कर दिया। फिर भी भूमि की संरचना में क्या प्रभाव दिखा? यहाँ पे वो जो भूमि है उसकी संरचना पे हम देख रहे हैं कि भूमि का उपयोग जो है, अब ये इस छोटे से टुकड़े में मुझे बताओ, ये जो भाई है एक बेचारा, ये यहाँ पे कृषि करेगा कि मकान बनाएगा? आप बताओ। यानी जनसंख्या बढ़ने से भूमि पर दबाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। अर्थव्यवस्था कहां से सुधरेगी? आप बताइए मुझे, सुधरेगी क्या? नहीं सुधरेगी। इसलिए जो जमीन है उस पर ज्यादा दबाव जब पड़ता है, जब जनसंख्या बढ़ती है, और प्राथमिक व्यवसाय यानी कृषि वाला जो क्षेत्र है उसको हम द्वितीयक व्यवसाय यानी नगरों में काम में ले रहे हैं। किस में काम में ले रहे हैं? इमारतें बनाने में काम में ले रहे हैं, तो संरचना पर इफेक्ट पड़ेगा। जो कल कृषि कार्य हो रहा था वो आज कृषि कार्य नहीं होकर वहां पे गैर कृषि कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? गैर कृषि कार्य। मतलब वहां फैक्ट्री लग गई या फिर कोई इमारत बन गई। अब गैर कृषि कार्य का मतलब अब कृषि नहीं हो रही है। वहां पे संरचना बदली कि नहीं बदली जमीन की? बिल्कुल बदली। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल बारीकी से सुनना, आपको फाइनली समझ में आ जाएगा। अगर किसी देश में लोग बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, क्यों? क्योंकि लोग बढ़े ही जा रहे हैं। इसका हम क्या कर सकते हैं? अब ये जनसंख्या है, ये क्या है? जनसंख्या। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन का जो आकार है, ये खेत, इस पर दबाव पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। जनसंख्या के आकार पर क्या पड़ा? दबाव पड़ा। परिणाम क्या हुआ कि पास में बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं बन पा रही है, कुछ ही बन पा रही है उसमें से। अब इससे संरचना जो है इस खेत की, इस पर क्या फर्क पड़ा? इस खेत की संरचना में अगर नगर डेवलप हो गया तो मकान बनेंगे, और भाई भाई अगर रह रहे हैं तो गैर कृषि कार्यों के बजाय ज्यादा लोग हो गए तो यहाँ फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। तो संरचना से यह मतलब है कि इस भूमि को कहां कहां मिलोगे आप कृषि के लिए, क्योंकि वहां तो प्राथमिक व्यवसाय तो बंद ही हो जाएगा, कृषि तो बंद ही हो जाएगी, उसको तो गैर कृषि कार्यों में काम में लिया जाएगा। अब किस में काम में लिया जाएगा? गैर कृषि कार्यों में। और जब भूमि पर इस प्रकार की संरचना हो जाती है तो एक और इफेक्ट निकल के आता है। कृषि क्रिया जो होती है वो अगर रुक जाती है तो देश को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि भारत की जो है लगभग जो लोग है भारत में, वो कृषि प्रधान देश रहा है भारत शुरू से। तो अधिकतर लोग भारत में क्या करते हैं? कृषि करते हैं। और किसी भी विकसित और विकासशील देश की मेन धुरी जो है अर्थव्यवस्था की, वो कृषि पर टिकी हुई है। कोई भी देश महान किससे बनता है? एग्रीकल्चर से बनता है। कोई भी देश महानता से नीचे कैसे आ जाता है? एग्रीकल्चर की कमी के कारण आ जाता है। इसलिए कृषि का होना जरूरी है। तो आर्थिक क्रिया में, अर्थव्यवस्था के अंदर हम देख रहे हैं कि संरचना इफेक्ट डालती है, आकार इफेक्ट डालता है, और कृषि क्रिया इफेक्ट डालती है। तो ये जो चीज है अर्थव्यवस्था में, हमने तीनों कारकों को देखा। अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो इन्हीं को हम और डिटेल से यहां पे देखने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था का आकार आपके सामने है। अर्थव्यवस्था के आकार पर दबाव कब बढ़ता है? जब जनसंख्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? जनसंख्या बढ़ जाती है। ये एक छोटा सा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अगर ज्यादा लोग हो गए तो फिर क्या होगा? इतना इतना सा टुकड़ा पाती आएगा सबके, यानी हिस्से में आएगा। मतलब किस में आएगा? हिस्से में। इतने इतने टुकड़े आएंगे सबके बस। अब इतने इतने टुकड़ों में मुझे बताओ मकान बनाओगे या फिर खेती करोगे? तो फिर बताओ कृषि का जो आकार था उस पर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। तो अब आ रहा है समझ में इतनी देर जो रामलीला गा रहे थे, ठीक है ना? हाँ, बदलती आय। अब जो लोग हैं वो इसमें कृषि करके ज्यादा आय नहीं कमा सकते,
इस छोटे से टुकड़े में कृषि करके ज्यादा आय नहीं कमा सकते, इसलिए वो सोच रहे हैं या हम क्यों ना फैक्ट्री लगा लें। तो ये क्या कारण हुआ, बदलती आय। दूसरा, कृषि के अंदर बहुत ज्यादा लगती है मेहनत। क्या लगती है, मेहनत। लेकिन मान लो इसने यह इमारत बना के रूम ही रूम बना दिए और ये रूम इसने रेंट पे दे दिए, किराए पर चला दिए। किस पर चला दिए, किराए पर चला दिए। ये रूम अगर इसने किराए पे चला दिए तो इसका मतलब इसका जो विकास है तकनीकी माध्यम से और आय में बदलाव ला रहा है कि नहीं ला रहा है। दूसरा, या इसने हॉस्पिटल खोल दिया और अच्छी क्वालिटी अच्छी तकनीकी के जो है बढ़िया मशीनें, सोनोग्राफी जांच वगैरह की अच्छी मशीनें लेके आ गया, तो ये कहलाता है प्रौद्योगिकी विकास। क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी विकास। तो ये चीजें जब हो जाती है तो भू उपयोग के आकार में कमी आती है कि नहीं आती है, बिल्कुल आती है। भूमि जो है उसके आकार में कमी कब आ जाती है, जब उत्पादित वस्तुएं जो है और जो उत्पादन हो रहा है और उनके सेवा के मूल्य में भी कमी आ जाती है, तो भूमि पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। परिणाम क्या निकलता है, जब भूमि के आकार पर दबाव बढ़ता है, समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता जाता है, ये बात हम कर ही रहे हैं। बंजर भूमि का उपयोग शुरू हो जाता है। जो भूमि बिल्कुल खाली पड़ी थी आसपास, उस बंजर भूमि का भी उपयोग शुरू हो जाता है। ये तो आकार है, ठीक है ना। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, क्योंकि यही एक पार्ट है इस लेसन का जो पता नहीं क्यों डाला गया है ना, लेकिन हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से डिलीवर करें। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था संरचना में भू संरचना। अर्थव्यवस्था संरचना में भू संरचना का मतलब है जमीन की संरचना पर, यानी जमीन के उस क्षेत्र पर पहले क्या हो रहा था, तो पहले कृषि हो रही थी। अब क्या हो रहा है, इमारतें बनाई जा रही है। पहले क्या हो रहा था, कृषि हो रही थी, पशुपालन हो रहा था, आदि कार्य हो रहे थे, अब उस पर फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, तो ये कहलाती है संरचना। तो प्राथमिक व्यवसाय भूमि में कमी आ गई। प्राथमिक व्यवसाय मतलब खेती आती है यहाँ पे। प्राथमिक व्यवसाय में कौन आता है, कृषि। तो कृषि में क्या आने लग गई, कमी आने लग गई। और क्या होने लग गया, भूमि जो है उसमें कमी आएगी। जमीन कम है तो कृषि की नहीं जा सकती, इसलिए वहां इमारतें बना दी जाएगी। इसलिए यहाँ लिखा है कि भूमि जहां प्राथमिक व्यवसाय करना था उसमें तो कमी आ गई, और गैर कृषि कार्यों में यानी अन्य कार्यों में फैक्ट्री लगाना, हॉस्पिटल लगाना, चिकित्सालय जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलना आदि कार्यों में भूमि का उपयोग हो रहा है। भूमि का उपयोग हम मकान बनाने में यानी इमारत में हो रहा है, भूमि का उपयोग इमारतों में हो रहा है। यानी कि संरचना में हमने समझा। आकार में दबाव बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी। परिणाम ये हुआ कि बंजर भूमि को काम में लेना पड़ रहा है। संरचना में हम देख रहे हैं कि जमीन जो थी, संरचना में हम देख रहे हैं जो जमीन थी उसकी संरचना में प्राथमिक व्यवसाय हो रहा था, लेकिन अब द्वितीयक व्यवसाय हो रहा है, तृतीयक व्यवसाय हो रहा है, अन्य व्यवसाय हो रहे हैं। और जो भूमि है उसका जो रूप है वो अधिकतर इमारतों के रूप में काम में लिया जाने लग गया। तो ये दोनों पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है अर्थव्यवस्था में कृषि। विकासशील और विकसित जो देश है उसमें कृषि के समान रूप देखे जाते हैं। कृषि के क्या देखे जाते हैं, समान रूप देखे जाते हैं। अगर विकसित और विकासशील देशों में कृषि नहीं होगी तो वो देश क्या होगा, वो देश स्वतः ही पिछड़ जाएगा। कृषि जो है नहीं होगी तो क्या होगा, नहीं होने पर तो पिछड़ेगा, ठीक है। अगर होगी तो विकसित, अगर देश है क्या है, अगर कोई देश विकसित है तो वो विकसित ही रह जाएगा, और कोई देश ऐसा है जो आज विकासशील है, क्या है, आज विकासशील है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर कृषि हो रही है। अगर कृषि नहीं हो रही है तो वो पिछड़कर विकासशील से भी किस श्रेणी में आ जाएगा, अल्प विकसित में। किस में आ जाएगा, अल्प विकासशील में आ जाएगा, अल्प विकासशील में। हम आपको यह बताना चाह रहे हैं अगर किसी देश में कृषि कार्य रुका तो देश पिछड़ेगा, और अगर वो देश विकसित है और कृषि कार्य उसका रुक गया तो विकसित से किस पे आ जाएगा, विकासशील पे। यानी इसका क्या हो जाएगा, एक स्तर घट जाएगा। और अगर कृषि हो रही है और कोई देश विकसित है तो विकसित बना हुआ रह जाएगा। अगर कोई देश विकासशील है और अच्छी कृषि हो रही है तो विकसित हो जाएगा। अगर अच्छी कृषि नहीं हो रही है तो अल्प विकसित में चला जाएगा। समझ गए, यानी कि कृषि जो है उसका अच्छा होना जरूरी है, इसीलिए हम आकार और संरचना की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम जानते हैं। भारत कैसा है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। क्योंकि भारत में अधिकतर लोग क्या करते हैं, लगभग
58% लोग भारत में कृषि करते हैं। इसलिए कृषि का आकार अच्छा होना जरूरी है या नहीं है, कृषि की संरचना अच्छी होनी जरूरी है या नहीं है। भारत में कृषि जो है मुख्य जो संसाधन के तौर पर और मुख्य जीविका जो होती है, जीविकोपार्जन जिसे हम कह सकते हैं, जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो कृषि होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का 58% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, यानी कि भूमि जो है, जीवन जो है वो जीने के लिए यहाँ कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है, यानी पूरे विश्व का हम 2.4% रखते हैं। पूरे विश्व का कितना रखते हैं? 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। और इसमें क्षेत्रफल में हमारा 7वां स्थान है, जनसंख्या में हमारा पहला स्थान है। देखिए आप, तो इस क्षेत्र में 58% जो है वो लोग खेती कर रहे हैं, मात्र 51% में, मात्र नहीं है, बहुत ज्यादा है। भारत में जितना क्षेत्रफल है उसमें से 51% पे खेती हो रही है। अगर जनसंख्या यूं बढ़ती जाएगी तो भूमि का जो आकार है, कृषि का जो आकार है, उसमें कमी आती जाएगी, तो लोगों की स्थिति भूखे रहने की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? और जो संरचना है कृषि की, वो इमारतों के रूप में काम में लेने लग जाएंगे लोग, वहां फैक्ट्रियां लग जाएगी, तो फिर अगर कच्चा माल पैदा ही नहीं होगा तो फैक्ट्रियां क्या करेगी? इसीलिए हमने वो जो है बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट पढ़ा था। ठीक है, आजीविका के लिए कृषि है। कनाडा के केवल 5%, चीन के 11%, जापान के 13%, यूएसए के 20% क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है। यानी बाकी देशों में ये कम हो रहा है, लेकिन आज वो सक्षम हो गए। आप सोच रहे हो कि यार जापान में अगर 13%, अमेरिका जैसे देश में 20% ही है, तो फिर आप तो कह रहे हो सर कृषि जरूरी है, इनके पास तो इतनी कृषि हो रही है, हम 51% कृषि करके ही हम विकसित देशों में नहीं है, आज भी विकासशील देशों में है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में 20% कृषि है, फिर भी वो विकसित होकर बैठे, क्योंकि वो संसाधनों को परिपूर्ण तरीके से डेवलप करना सीख गए। वो इतने सक्षम हो गए कि वो दूसरे देशों से अब आयात कर सकते हैं। इसलिए कोई भी विकसित देश जल्दी से विकासशील की श्रेणी में निचले पायदान पे कभी नहीं आता है, बहुत कम, ना के बराबर चांस होते हैं। लेकिन एक विकासशील देश में अगर कृषि नहीं हो रही है तो उसे विकसित होने में जो बाधाएं आती हैं उसके सामने, वो बड़ी खतरनाक होती है। ये बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे बढ़े। 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का उत्पाद वो योगदान जो है 52.2% था। यानी 1950 से 51 में भारत के अंदर कृषि की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो जीडीपी लिखा ही हुआ है, में कृषि का योगदान 52.2% था। इसका मतलब यह है, जीडीपी क्या होती है? किसी भी देश के अंदर एक साल में कितना पैसा आ रहा है। जैसे ये देश है और इसमें एक वर्ष में, क्या कह रहे हैं हम, एक वर्ष में कितना पैसा आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। और उस पैसे को कहां खर्च करना है, इस देश के अंदर कितना पैसा आया, अंदर से कितना पैसा उत्पादित हुआ, सब कुछ पैसे को मिलाकर उस पैसे को देश कहां काम में ले रहा है, वो देश की आय कहलाती है, और इसी को हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो भारत में 1950 से 51 के बीच, यानी 1950 में 52% जो पैसा आया था वो कहां से आया? इन खेतों से आया। अब आप देखिए सारा पैसा कहां से आ रहा है? खेतों से। जबकि 2019-20 में घटकर लगभग 17.8% हो गया। अब आप देखिए, जो ये खेत और खलियान थे, जब तक जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, इस भूमि पर ज्यादा दबाव नहीं बढ़ा, इस भूमि के आकार पर जब दबाव नहीं बढ़ा, इसकी संरचना पर कृषि की जा रही थी, ज्यादा इमारतें संरचना पर नहीं बनाई जा रही थी। मैं वही नाम बोल रहा हूं जो सारणी के थे। अब सिंपल भाषा की बात करते हैं, इस भूमि पर ज्यादा लोग हो गए, इस पर खेती करने के बजाय मकान बन गए। तो 1950 में तो जो है भारत के अंदर जो टोटल पैसा आ रहा था उसमें से 50% पैसा कृषि से, 52% के आसपास, कितना? 52% पैसा इन खेतों से आ रहा था। हम फसल को बेच रहे थे, वहां से पैसा आ रहा था। जबकि 2019 और 20 में देखो आप 17% ही हो गया, और 2020-21 में तो हम देखेंगे 19-20 में तो 17 ही हो गया। जबकि 20-21 में फिर चिंता हुई और बंजर भूमि को उपयोगी बनाया गया, उर्वरक डाले गए, जब थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा, हमारा 19.9% हो गया। देखो चिंता हुई गवर्नमेंट को। 1950 में तो खूब पैसा आ रहा था,
लगभग कितना 52%, बहुत बड़ी बात होती है। देश विकसित श्रेणी की ओर जाने वाला था, जबकि घट गया 2019-20 में मात्र 17.8% हो गया। फिर देखा कि वापस बढ़ाया जाना चाहिए, 2020-21 में जो कृषि को महत्व दिया गया उससे वापस 19.9 यानी राउंड फिगर 20% पैसा आने लग गया। देखो अमेरिका का जो आ रहा है उतना ही तो हमारा आ रहा है। कृषि हमारी यहाँ की मेन व्यवसाय कृषि है, हम एग्रीकल्चर पर टिके हुए 52%, 58% लोग यहाँ एग्रीकल्चर यानी कृषि करते हैं भारत में, लेकिन वो जीवन जीने के लिए करते हैं। व्यापारिक कृषि भी होना चाहिए। अमेरिका में और हमारे में प्रतिशत अभी देखा, अमेरिका का हमने 20% है, यहाँ का देखो 20 ही हमारा है, लेकिन हम खाद्यान्न फसलों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि नकदी और व्यापारिक फसलें जो होती हैं उस पर कम जोर दे रहे हैं। इससे किसान की भी आय नहीं हो पाती और ना देश की तरक्की हो पाती। तो बताओ व्यापारिक फसलें ज्यादा होनी चाहिए या फिर खाद्यान्न फसलें ज्यादा होनी चाहिए? दोनों ही होनी चाहिए, लेकिन व्यापारिक फसल को भी महत्व दिया जाना चाहिए। आगे देखिएगा, भूमि उपयोग, भारत की कुल भूमि का 46.6% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी भारत की जितनी जमीन है उसमें से 46% पर 46.6, तो इसे हम राउंड फिगर क्या बोल सकते हैं? जब 0.5 से ऊपर हो तो इसको 1 समझा जा सकता है। तो 47% भाग पर क्या है? भारत के पूरी जमीन में से 47% क्षेत्र पर क्या होती है? कृषि होती है। क्या होती है भाई? शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ये क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसे हम शस्य क्षेत्र भी कहते हैं, शस्य क्षेत्र, जिसको आगे हम देखने वाले हैं। शस्य क्षेत्र, ठीक है, शुद्ध बोया गया, निवल बोया गया क्षेत्र है ना। 46.6% भाग है। कितने लोग भारत में कृषि कर रहे हैं? 58%। कितने लोग कर रहे हैं? 58%। उनमें से 58% जो लोग कृषि कर रहे हैं भारत के टोटल लोगों में से, उनके पास टोटल जमीन का कितना जमीन है? तो 46 पॉइंट, देखो कुल भूमि का 46.6 यानी लगभग 47% ये भूमि है जिस पर कृषि हो रही है। ठीक है, 1952 में देखा खूब पैसा आ रहा था 52%, 19-20 में घट गया, 17-18 के आसपास चला गया, फिर देखा 20-21 के आसपास थोड़ा सा बढ़ाया, 20 के आसपास चला गया। तो कृषि से पैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अब ये 47% जो क्षेत्र है, ठीक है, किसका? जिसके ऊपर खाली खेती की गई, 21.67 भाग पर वन है, 5% भूमि जो है वो बंजर है और प्रति भूमि 7.6% है। अभी हम देखने वाले हैं कि बंजर भूमि कौन सी है और प्रति भूमि कौन सी है। 4% भूमि पर स्थायी चारागाह यानी बाग बगीचे और खुले मैदान टाइप जो है पशु चरने के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये पूरा हम मेजरमेंट लगाते हैं हमारी इस भारतीय भूमि के उपयोग का कि 47% के आसपास तो खेती कर रहे हैं हम, 21% या वन है जिसको हम 33 करने में लगे हुए हैं। कितना प्रतिशत? 33। ठीक है, बाकी में जो है फसल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 5% जो बंजर है उसको काम लेना हमें आता नहीं है। प्रति भूमि 7.6% उसको भी ढंग से काम में नहीं ले रहे हैं, और ये 4% तो ऐसे ही पड़ी है जिसको भी काम में लेना चाहिए। बहुत बड़े आंकड़े। आगे देखिएगा, कृषि भूमि क्या होती है और प्रति भूमि क्या होती है और बंजर भूमि क्या होती है, इसको समझते हैं। कृषि भूमि वो होती है जिस पर कृषि की जा रही है, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र। जमीन तो ऐसे कह रहे हैं कि 100 बीघा जमीन है जिसपे हम खेती कर रहे हैं, लेकिन बीज जो है वो 60 बीघे पर बोया जा रहा है। तो 60 बीघा जमीन ही क्या है? कृषि भूमि है। देखिए इसके अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसको पकड़ना है। शुद्ध बोया गया जो भाग है, शुद्ध फसलगत क्षेत्र एवं प्रतिभूमि दोनों को सम्मिलित किया जाता है। प्रतिभूमि क्या है? देखिए जब ये समझ में आएगा। प्रतिभूमि वे है जिसमें 1 से लेकर 5 वर्ष तक कोई भी फसल नहीं उगाई गई हो। एक तो वो भूमि, जैसे मान लो ये 100 बीघे का खेत है हमारा, और इसमें से जो है हम लगभग 60 बीघा काम में ले रहे हैं। 100 बीघा का खेत है, 40 बीघा हम काम में नहीं ले रहे हैं। कितना काम में ले रहे हैं? 100 बीघा खेत है, काम में कितना ले रहे हैं? 60 बीघा। और पड़ा कितना? खाली पड़ा ये 40 बीघा। ठीक है, अब इसमें हम खेती कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? खेती। तो ये तो है कृषि भूमि। इसमें प्लस किसको करेंगे? इसमें प्लस करेंगे कि हम मान लो एक टुकड़ा ऐसा था जिसमें पिछले साल फसल नहीं थी, तो उसको हमने शामिल कर दिया, तो 2-3% वो है या 2-3 बीघा वो है, मिला के 60 हो रहा है। अगले साल देखा कि यहाँ अगर पूरे में फसल कर दी तो ये 40 बीघा लेके 20 बीघा इसमें से ले लिया जाएगा और फिर इसे प्रतिभूमि के रूप में प्लस कर दिया जाएगा। तो प्रतिभूमि कौन सी है? जिसमें 1 से लेकर 5 साल तक अभी तक कृषि हुई नहीं है, 5 साल में कभी भी उसको काम में ले सकते हो। जैसे 60 बीघे में से हमें लगता है कि इस क्षेत्र में अब फसल नहीं हो सकती, तो इसमें से मिला लेते हैं क्योंकि ये खाली पड़ा है। अगले साल फिर इसमें से मिला लो, तो एक एक हिस्सा छोड़ते रहते हैं और कृषि करते रहते हैं। तो खेत का कुछ पार्ट छोड़ दिया जाता है, बाकी में कृषि कर लेते हैं।
क्यों? क्योंकि वो कृषि योग्य है। और प्रतिभूमि कौन सा है? जो 1 साल के लिए छोड़ा है उसको अगले साल काम में ले रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो 2 साल के लिए छोड़े हुए हैं, तो वो प्रतिभूमि क्षेत्र कहलाते हैं। बंजर भूमि वैसी भूमि जो किसी कारण से कृषि के लिए अयोग्य है, कई बार अवैज्ञानिक खेती से कृषि योग्य जमीन पर बंजर हो जाती है। ऐसा क्षेत्र जो काफी समय से यूं ही पड़ा है, जो किसी भी काम का नहीं है, उसको उपयोग में कभी लिया ही नहीं जा सकता, वो पूरी तरह से बंजर भूमि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सस्य गहनता का अथवा फसल गहनता का अर्थ है एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाए गए फसलों की संख्या। यानी कि ये एक खेत है, ध्यान से समझना आप मेरी बात को, ये एक खेत है, ठीक है। अब इस खेत के अंदर हमने जो है 60 बीघा खेत पर क्या कर ली? खेती कर ली। क्या कर ली? खेती। 60% हिस्से पर क्या कर ली हमने? खेती कर ली, ठीक है। और अगले साल जब हम खेती करेंगे, अब ध्यान से समझना थोड़ा, क्या ना, क्योंकि डिफिकल्ट चीजें है। 60% खेती कर ली, अब ये तो हमारे पास 40% ही था। अगले साल खेती कितना करना है? अब उनको 20%, तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ से 20% हिस्सा यहाँ से लेंगे हम। 20% हिस्सा ये लिया हमने, तो मिलाकर कितना हो गया? 60%। हुआ कि नहीं हुआ? 60%, बिल्कुल हुआ। अब यहाँ पीछे कितना बचा है? 40%, ठीक है। तो ये जो हमने काम में लिए यहाँ पे, ये जो भूमि है ये अगले साल हम छोड़ देंगे और अगले साल जो है दूसरी भूमि को शामिल करेंगे। और ऐसे करके इन 100 बीघा में से क्या करेंगे? इन 100 बीघा जमीन में से कोई भी जो 1 साल के लिए छोड़ी हुई थी वो सेलेक्ट करके 60 बीघा पर ही हम खेती करेंगे। कितने बीघा पर? तो यहाँ पर एक तो वो है जो कृषि के लिए काम में ली जा रही है, तो वो तो कृषि योग्य भूमि है, और एक वो है जो साल भर छोड़ के 5 साल में कभी भी काम में ले रहे हैं, तो वो प्रति भूमि है। कौन सी भूमि है? प्रति। तो ये कृषि और प्रति दोनों भूमि आ गई। आई या नहीं आई? अब शस्य गहनता का मतलब क्या है कि एक ये खेत है हमारे पास, है ना। फसल गहनता का मतलब अब इसके अंदर जो है एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या, यानी कि हमने 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक इसमें एक फसल की, और फिर 3 माह तक हमने कोई और फसल की, और फिर 3 माह तक हमने कोई और फसल की। जैसे जायद की फसल हम जब पढ़ेंगे तो तरबूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तरबूज को पकने में मात्र 2 या 3 महीने लगता है। तो उस खेत में हमने एक टाइम में तरबूज बो दिए, दूसरे टाइम में हमने चावल बो दिए उसके अंदर, तीसरे टाइम में हमने इसके अंदर गेहूं बो दिए। तो एक ही साल में हमने 3 फसलें पैदा कर दी। कितनी कर दी? यही कहलाती है शस्य गहनता अथवा फसल गहनता। अब तो समझ गए होंगे। फसल गहनता का मतलब है एक ही खेत में एक साल के अंदर आप अलग अलग समय में, कितने समय में? 1 साल का समय होना चाहिए। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1 साल होता है, मेरे पास एक खेत है और जनवरी से लेकर दिसंबर तक मुझे खेती करना है, तो इसके अंदर मैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक एक फसल पैदा कर लेता हूं, उसको साइड में रख देता हूं, फिर अप्रैल में कोई दूसरी फसल बोता हूं, तो सितंबर के आसपास उसे काट लेता हूं, और सितंबर के लास्ट में कोई दूसरी फसल बोता हूं, तीसरी फसल बोता हूं, और उसको दिसंबर में काट लेता हूं। तो मैंने 1 साल के अंदर 3 फसलें एक ही खेत से पैदा की है। यह कहलाती है फसल गहनता या शस्य गहनता, ठीक है। दूसरे शब्दों में, एक ही शब्दों में समझ में आ गया होगा आपको, बारंबारता यानी बांटकर। दूसरे शब्दों में किसी भूमि पर एक वर्ष में जितनी बार फसलें उगाई जाती है वह उस भूमि की शस्य गहनता कहलाती है। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। आपकी किताब में जो सूत्र है वो थोड़ा कठिन लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एक सरल और सीधा सूत्र लिखा है। अब एक बच्ची का कमेंट था कि जनसंख्या घनत्व सर आपने लिखाया, जो मैंने मेरी स्कूल में दिखाया तो टीचर ने डांटा। तो हो सकता है टीचर को सरल बनाना नहीं आता हो, ये बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है। शस्य गहनता सूचकांक का मतलब होता है वर्ष में कुल कृषित क्षेत्र। अब आप खुद ही बताओ, एक वर्ष में कुल कृषित क्षेत्र यानी 1 साल के अंदर आपने कितनी कृषि के क्षेत्र को काम में लिया है और वहां शुद्ध कृषित क्षेत्र कितना था, इसको मल्टीप्लाइड 100 से कर देते हैं। तो वर्ष में कुल कृषित क्षेत्र बटे में वर्ष में शुद्ध कृषित क्षेत्र, मल्टीप्लाई हम 1000 कर देते हैं, तो हमारा यह आंकड़ा निकल आता है, ठीक है। आगे देखिए, एक वर्ष में जितनी अधिक बार कृषि हेतु भूमि का उपयोग होगा उसकी शस्य गहनता उतनी ही अधिक होगी। जितनी बार उपयोग हो रहा है, मतलब शस्य गहनता एक प्रकार से, या फसल गहनता का मतलब है बार बार फसल होना, एक टाइम पीरियड में बार बार फसल होना। 1 साल के टाइम में 3-4 बार फसल कर देना। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए, ठीक है। ये कहलाती है शस्य गहनता। वर्तमान में भारत का शस्य गहनता सूचकांक 135% है, यानी इसमें भारत काफी माहिर हो गया है ना, कि हमारे पास खेत कम है लेकिन एक ही खेत के अंदर 3-4 फसलें कर दो बार बार एक ही साल के अंदर, ठीक है ना। शस्य गहनता प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत कारकों द्वारा
प्रभावित होती है। शैष्य गहनता जो होती है वो प्राकृतिक दशाओं से, सामाजिक और आर्थिक रूपों से संस्थागत कारकों द्वारा प्रभावित होती है, डिस्टर्ब जल्दी हो जाती है। कहीं जैसे अकाल पड़ गया या फिर ज्यादा अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश आ गई, अनावृष्टि, अकाल पड़ गया तो ये प्रभावित हो जाती है। समाज भी इसे प्रभावित कर देता है और पैसे कमाने के चक्कर में की जाती है तो भूमि आने वाले समय में बंजर हो जाती है। ये भी एक नुकसान है, इसलिए लिखा है सामाजिक कारक और आर्थिक कारक। ठीक है, तो ये हमने समझा और देखा। ये हमारा सेकंड लेक्चर था। मैं मानता हूं इस बात को कि ये थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आप बार बार इसको देखने का प्रयास कीजिए। 1 मिनट के लिए मैं क्विकली रिवीजन इसका मार रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम जो बात कर रहे हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर इसे ही रिपीट, अब तक के लेक्चरों में से इसे ही रिपीट करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि भूमि के 3 प्रभावित करने वाले कारक हमने देखे। भूमि के ऊपर जब प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं एक तो आकार यानी जनसंख्या जो है उसका दबाव जब भूमि पे पड़ता है तो आकार पर दबाव पड़ता है, तो पहला कारक। दूसरा, उसकी भूमि की जो संरचना होती है, लोग बढ़ने से कृषि के बजाय इमारतें और खेतीबाड़ी के बजाय फैक्ट्रियों में काम आने लग जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए तीसरा पॉइंट था कृषि। और फिर हम लास्ट में देखा शस्य गहनता या फसल गहनता। इसका मतलब यह था कि फसल जो है, शस्य गहनता जो है वो वास्तव में ऐसी चीज है जी, एक साल के अंदर एक ही खेत में 3-4 बार अलग अलग समय में, यानी एक साल के अंदर भी पार्ट करके, डिवाइडेशन करके फसल को जो है उगाना जो है शस्य गहनता कहलाता है। तो ये लेक्चर पढ़ने के बाद अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं भारत की फसलों को, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।